हेलो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें जो संवैधानिक आयोग है, और संवैधानिक आयोग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, जिसको राष्ट्रीय चुनाव आयोग भी बोलते हैं। हम उसके संदर्भ को पढ़ेंगे। ये इसकी कार्य प्रणाली क्या है, क्या इसकी शक्तियां हैं, क्या इसके उत्तरदायित्व हैं, इसके अलावा और जो एक्टिविटीज हैं उन सब के लिए हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये ओनली हमारे एग्जाम के लिए नहीं है, जबकि एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि इसकी क्या प्रोसेस है, कैसे क्या ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ये कौन से जो दंडात्मक कार्यवाही है वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, या फिर और इसके द्वारा जो की हुई एक्टिविटी है उसके संदर्भ को हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ ये भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानना ही जरूरी नहीं है। ये आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे और तो वहां पर आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसके संदर्भ में भी देख सकते हो। इसके द्वारा समय समय पर जो अपडेट दी जाती है, इसके द्वारा कई जो पहल जो है वो की गई है। इसके अलावा इसका नेशनल इंटरनेशनल तौर पे भी इसका रोल रहता है, जैसा कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करेंगे इसमें, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार हमारी जो एकेडमी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादा बात ना करके मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि यहाँ पर जितने भी सेंट्रल और स्टेट की जो एग्जाम लगती है, जो मैक्सिमम क्राइटेरिया इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि जो टेस्ट सीरीज है वो आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ यूजफुल ले सकते हैं। दूसरा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंटेंट है, कंटेंट के जब हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो कंटेंट के बाद में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा कि प्रैक्टिस के दौरान आपको कई सारे ऐसे द्वंद्व जैसी स्थिति आती है, तो आपको क्या है कि उसके साथ में एनालिसिस दिया हुआ है, तो इससे क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी। फिर किसी भी एग्जाम के नेचर को जानना है तो उसके PYQ है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है और उसका जो सिलेबस है उसको एनालिसिस कर सकते हैं। उससे बेटर परफॉर्मेंस हमारी देखने को मिलेगी आफ्टर ऑल उसके एनालिसिस के बाद में। इसके अलावा और कोई टेस्ट सीरीज आपको जो भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि मुझे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे नंबर है और ये हमारी वेबसाइट है और जीमेल आईडी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट भारतीय संविधान के जो संवैधानिक आयोग है और जिसके अंदर जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है उसको संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। भारतीय संविधान के अंदर जिसका उल्लेख किया गया है डायरेक्ट रूप से, तो उसको संवैधानिक तौर पे इसको शामिल किया गया है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इसमें एक जो टू द पॉइंट बात है इसको, और उसके बाद में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से आयोग हैं और उसके बाद में वन बाय वन एक को कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर केवल एक को ही कंप्लीट करेंगे, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को। संविधान आयोग के बारे में पढ़ते हैं कि पहला कौन सा है, निर्वाचन आयोग, जिसको चुनाव आयोग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन सभी की व्यवस्थाएं जो हैं वो भारतीय संविधान में की हुई है। ठीक है, और इनका सीधा रोल जो राष्ट्रपति है उससे रहता है। इसके अलावा आप देखते हैं जो पार्लियामेंट है इसका रोल इनमें रहता है। ठीक है, फिर है संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे तौर पर जब आप देखेंगे तो स्टेट के अंदर भी राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो RPSC जो बोर्ड है वो एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल। ठीक है, लेकिन आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, कि ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक वैधानिक निकाय है जिसको विधि द्वारा क्या होता है, स्थापित किया जाता है। ठीक है, और जिसका संविधान के अंदर उल्लेख है वो संवैधानिक निकाय है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल से, जहां पर भी जो डाउट्स होंगे उसको भी क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, तो आप देखते रहेंगे कि जैसा कि इसमें दिया हुआ कंटेंट है, ये पहले तो शॉर्ट लिस्ट में दिया हुआ है, फिर इसके डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बना तो सारे 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के लगभग है, विद करंट अफेयर के साथ में है। ये आप देखेंगे इसमें करंट अफेयर के साथ में भी क्वेश्चन है और जो बेसिक्स क्वेश्चन है वो भी इसमें कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे संवैधानिक आयोग, भारत का राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग क्या है पहले पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य स्वतंत्र
निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव करवाना। किनके चुनाव करवाता है? ये केंद्र और राज्यों के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उनके इलेक्शन करवाता है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं तो पार्लियामेंट के, जिसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा, आप देखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के इलेक्शन करवाता है। राज्य स्तर के अंदर आप देखते हैं जो विधानमंडल के इलेक्शन होते हैं वो भी ये करवाता है। लेकिन जब आप लोकल गवर्नेंस होता है, जो पंचायती राज का संदर्भ देते हैं, या फिर आप देखते हैं जो नगर पालिकाओं के इलेक्शन है, मतलब स्थानीय स्तर पर, तो उनके राज्य निर्वाचन आयोग इलेक्शन करवाता है। हम लोगों ने पहले भी इसके संदर्भ में बात की है, ठीक है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह आयोग भारत के लोकतांत्रिक रीढ़ को, इसकी रीढ़ मानी जाती है, ठीक है। संवैधानिक आधार क्या है? इसका आर्टिकल 324 के अंदर इसकी व्यवस्था है, ठीक है। चुनाव का सुप्रिंटेंडेंट, ठीक है, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग को दिया गया है, ठीक है। निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है? इसके अंदर पढ़ते हैं, जब ये स्टार्ट में था तो पहले एक निकाय चुनाव, आज के संदर्भ में देखते हैं तो इसमें 3 सदस्य हैं, ठीक है। लेकिन कब कब क्या क्या चीज चेंज हुई है तो हम लोग इसके संदर्भ में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो सबसे मुख्य होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर है अन्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और ये बहुसदस्यीय निकाय है एट प्रेजेंट में, लेकिन पहले ये बहुसदस्यीय निकाय नहीं था, पहले एक सदस्यीय निकाय था, ठीक है। कब कब चेंज हुआ है हम लोग आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें दिया हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसमें राष्ट्रपति का रोल रहता है, ठीक है। फिर है नियुक्ति किस प्रकार और किस प्रक्रिया से होती है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम अभी जो है 2023 के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, एक चयन समिति होती है, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी होती है। इसमें प्रधानमंत्री, ठीक है, लोकसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है, इसके पहले भाई अलग था, ठीक है। यदि एलओपी ना हो तो सबसे बड़े, ठीक है, बड़े विपक्षी दल का नेता होता है। मतलब आप देखते हैं कि जो लीडर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ठीक है, उसकी बात है, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री होता है, ठीक है, लेकिन वो मंत्री कौन होगा कैबिनेट का? वो होगा प्रधानमंत्री तय करेगा कि ये व्यक्ति है, ठीक है। यह समिति नाम सुझाती है, राष्ट्रपति औपचारिक रूप से नियुक्ति करते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जो इसके आधार पर अभी सुप्रीम कोर्ट, पहले आप देखते थे तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसका भी इसमें रोल हुआ करता था, जो काफी सारा विवाद हुआ जिसको लेके, लेकिन जो आज का संदर्भ है उसी को लेके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसके आधार पर कब कब क्या चीज चेंज हुई आगे दिया हुआ है तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे। यह समिति नाम सुझाती है और राष्ट्रपति औपचारिक रूप से इसकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को है उस आधार पर, ठीक है। सरकार सीधे मनमाने ढंग से नियुक्ति नहीं कर सकती, ठीक है, एक कमेटी के द्वारा ये होता है, फिर उसके बाद में अपॉइंटमेंट होता है। कार्यकाल इनका मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, और अन्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है। तो उनका देखते हैं हम लोग 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यदि किसी की मान लो कि 6 वर्ष है और 6 वर्ष का कार्यकाल, मान लो कि किसी का कार्यकाल 3 वर्ष का रह गया या 4 वर्ष का रह गया, लेकिन उसकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है तो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि 6 वर्ष कंप्लीट हो, ठीक है। 65 वर्ष की आयु कंप्लीट होगी, यदि किसी का कार्यकाल बच जाता है 6 वर्ष तक तो ठीक है, नहीं तो अगर 5 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, 2 वर्ष होता है, 3 वर्ष जो भी होता है वो खत्म हो जाता है 65 वर्ष की आयु, ठीक है। निर्वाचन आयोग को कौन हटा सकता है? तो ये है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। इसमें रिमूवेबल अथॉरिटी को पढ़ते हैं क्या है कि उस प्रक्रिया से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। क्या इसमें मानवीयों की प्रक्रिया लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है भाई, ठीक है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा विशेष बहुमत से जो प्रस्ताव पारित होता है उसके द्वारा, और राष्ट्रपति अंतिम आदेश जारी करते हैं इसमें, ठीक है। फिर है अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, ठीक है। सरकार या संसद सीधे नहीं हटा सकती। हटाने की प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रोसेस को पढ़ते हैं। पद हटाने की प्रक्रिया चीफ इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट जैसी महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। अन्य इलेक्शन कमिश्नर तो चीफ इलेक्शन कमीशन की सिफारिश के उपराष्ट्रपति द्वारा होता है। फिर बाद में हटाने की प्रक्रिया को और पढ़ते हैं कि पद और हटाने की प्रक्रिया वही है जो, ठीक है, दोबारा लग गई। निर्वाचन आयोग की शक्तियां क्या है? चुनाव संचालन करने की शक्ति है। इसमें लोकसभा के इलेक्शन, राज्य विधानसभा के इलेक्शन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन करवाता है, ठीक है। आदर्श आचार संहिता
हम इन सब चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। इनको जो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा। आदर्श आचार संहिता, इसको जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि इलेक्शन आते रहते हैं और उनके अंदर हमको ये भी ध्यान रखना होता है। हम लोग देखते हैं इसमें कई सारे प्रावधान है, लेकिन आदर्श आचार संहिता पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे। चुनाव के दौरान लागू होती है, सरकार, मंत्री, दल सभी पर यह लागू होता है, ठीक है। राजनीतिक दलों पर कंट्रोल, दलों की मान्यता देता है ये, और चुनाव चिन्ह आवंटन करता है, इस बात का ध्यान रखना। और इनके लिए अलग अलग प्रावधान है, कानून है और अमेंडमेंट हुए, उनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। दलों के विवादों का निपटारा, ठीक है, अगर दलों के बीच में विवाद होता है तो इसको निपटारा करने का राइट है। यहां वो डाल देता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें करता है, लेकिन इसका क्या दायरा है सुप्रीम कोर्ट का और जो निर्वाचन आयोग है इसका, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग, जो चुनाव आयोग है, या चुनाव कार्यक्रम तय करना, नामांकन, मतदान और मतदान की जो तिथि है वो डिसाइड करना, चुनाव रद्द करना, स्थगित करने की शक्ति, हिंसा होना, धांधली हो जाना या फिर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जो चुनाव से व्यवस्था है उनको आगे करना, उनकी बात। निर्वाचन आयोग की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस, तो हम पढ़ते हैं कि कानून नहीं बना सकता, ये स्वयं दंड नहीं दे सकता, इसके अलावा सरकार को बाध्य नहीं कर सकता, स्थायी रूप से किसी को चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकता, या फिर यह संवैधानिक नियंत्रण निकाय है, न्यायालय नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। निर्वाचन आयोग की जवाबदेही क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो संविधान के प्रति है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट के प्रति है, लोकतंत्र और जनता के प्रति है, और आयोग संसद या सरकार के अधीन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। लेकिन जब आप देखते हैं कि ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ठीक है। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की गई, हम लोग देखते हैं इसमें कठिन इसकी जो हटाने की प्रक्रिया है उसको सुदृढ़ करके, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश है उनको हटाने की प्रक्रिया, वैसे निश्चित कार्यकाल का टर्म दिया है 65 वर्ष या 6 वर्ष वाला, वेतन और सेवा शर्तें सुरक्षित है, इनकी ध्यान रखना, और सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है इसमें, ठीक है। जब स्वतंत्र बॉडी दी गई है तो फिर डायरेक्ट जो है वो कंट्रोल कैसे होगा, अगर सरकार का कंट्रोल होने लग गया तो फिर वो अपनी मनमानी करने लग जाएंगे, तो यहाँ निष्पक्षता नहीं हो पाएगी, तो जनता का जो द्वारा या जनता द्वारा जो चुने हुए जो प्रतिनिधि है उनके अंदर गड़बड़ हो सकती है, चुनाव के अंदर गड़बड़ हो सकती है, तो कई सारे जो मतभेद है वो होने की संभावना रहती है। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट चीजें हैं, देखते हैं आर्टिकल 324 में इसकी व्यवस्था है, सीएससी को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट जैसी है, ठीक है, जो न्यायाधीश है। अन्य इलेक्शन कमिश्नर को हटाने में जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो इनकी भूमिका इसमें रहती है, ठीक है। फिर है एमसीसी लागू करने का अधिकार, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, ठीक है। इसके अलावा कंक्लूजन पढ़ते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और जो विश्वसनीयता है उसका संरक्षक है, ठीक है। इसकी शक्तियां व्यापक है लेकिन सीमित भी है, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग न हो और लोकतंत्र सुरक्षित रहे, ठीक है। पढ़ते हैं वही चीजें हैं जो आर्टिकल 324 के अंदर इसकी व्यवस्था है, ठीक है, निर्वाचन आयोग के बारे में, ठीक है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं जो इसके प्रमुख होते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं, ये श्री ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उनके बारे में पूछ लेता, बाकी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसके अंदर फैक्ट तो पूछता नहीं है, और वो इनकी जो अथॉरिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर है, रिस्ट्रिक्शंस है, इनको लेके क्वेश्चन पूछता वो, ठीक है। इनके बारे में ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य जो चुनाव आयुक्त है उसके रूप में कार्यभार ग्रहण किया, और भारतीय प्रशासनिक सेवा की 1988 के बैच के केरल कैडर के अधिकारी, उन्होंने कानपुर जो आईआईटी है उससे सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की, ठीक है। फिर जो अन्य आयुक्त है उनकी बात करते हैं, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, ये चुनाव आयुक्त भी ध्यान रखना, ठीक है। और 15 मार्च 2024 को भारतीय निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर पढ़ते हैं डॉक्टर विवेक जोशी, ये चुनाव आयुक्त हैं, और डॉक्टर विवेक जोशी ने 19 फरवरी 2025 को भारतीय निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। ये हरियाणा कैडर से 1989 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है, ये थे, और विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय सिविल सेवाओं के 35 वर्षों के अधिक व्यापक इनको अनुभव है, ठीक है। पढ़ते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं, ये मेरे भाई वेबसाइट से लिया ओरिजिनल, ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है,
जो भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर चुनाव करवाता है, ठीक है। और निकाय जो है भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए जो चुनाव है वो आयोजित करवाता है। ये एक संवैधानिक निकाय है, पढ़ लेते हैं। भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और आधुनिक भारतीय राष्ट्र जो 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया, तब से संविधान चुनावी कानून है, प्रणाली है, इसमें निहित दिए हुए जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार नियमित रूप से अंतराल पर यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाता है। भारतीय संविधान ने भारतीय चुनाव आयोग को संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल और भारतीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए क्या किया, चुनाव के संचालन की संपूर्ण प्रक्रिया की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण के अधिकार को इनको सौंप दिया। और देख सकते हैं आप, भारत का चुनाव आयोग जो है इसका एक संवैधानिक निकाय है। और चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को हुई। आयोग ने 2001 में अपनी जो 100वीं जयंती मनाई, ठीक है। फिर मूल रूप से आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल है, मतलब 3 सदस्यीय निकाय है, ठीक है। पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को, ध्यान रखना भाई इस बार डेट का, को 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई। फिर लेकिन उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, 1 जनवरी 1990 तक ही वे रहे। बाद में 1 अक्टूबर 1993 को 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तब से बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा लागू है, जिसमें निर्णय लेने की शक्ति बहुमत से प्राप्त होती है, ठीक है। आयुक्तों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल है, इनको लेके पढ़ते हैं। राष्ट्रपति आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल, राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी है। वेतन और भत्ते मिलते रहते हैं इनको, ठीक है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जैसे मिलते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश है, मतलब जो न्यायाधीशों को हटाया जाता है उस हिसाब से, ठीक है। कार्य संचालन आयोग जो है वो नियमित बैठकें आयोजित करके, कामकाज वितरित करके अपना कार्य संचालित करता है। आयोग के निर्णय लेने में सभी चुनाव आयुक्तों की समान राय होती है, ठीक है। आयोग समय समय पर क्या करता है, कुछ कार्यकारी कार्यों को अपने सचिवालय के अधिकारियों को सौंप देता है, ठीक है। बजट और व्यय, आयोग के सचिवालय का अपना स्वतंत्र बजट होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, जिसे आयोग और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के बीच सीधे परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है। यह बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। वित्त मंत्रालय आमतौर पर अपने बजट के लिए आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करता है, और हालांकि चुनाव के वास्तविक के संचालन पर होने वाले अधिकांश जो खर्चे हैं वो विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के हिस्से के लिए, इस बात का ध्यान रखना। कौन सा है, वे विधि और न्याय मंत्रालय है यहाँ पर, ठीक है। वो वहां पर क्या नाम है, कार्मिक और पेंशन मंत्रालय भी कर सकता है, या कोई और मंत्रालय का नाम दे सकता है, ठीक है। तो वे विधि और न्याय मंत्रालय, ठीक है, और संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बजट में शामिल होता है। ध्यान रखना इस बात का। यदि केवल संसदीय चुनाव हो रहे हैं तो खर्चा है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि यदि केवल राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं तो खर्चा पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं के एक साथ अगर चुनाव होने की स्थिति में क्या होता है, खर्चा जो है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। मतलब यह है कि यदि केंद्र स्तर पर अगर मान लो कि इलेक्शन होते हैं तो केंद्र सरकार वहन करती है, राज्य स्तर पर होते हैं तो राज्य सरकार। यदि दोनों की टाइमलाइन एक जैसी होती है तो फिर बाद में दोनों का क्या किया जाता है, पार्टिसिपेट किया जाता है और दोनों का इक्वल डिवाइडेशन कर लिया जाता है, ठीक है। ये कहना है इनका। पूंजीगत उपकरणों, ठीक है। फिर बाद में जो कैपिटल जो टूल्स होते हैं, मशीनरी होती है, उनकी बात है। मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित खर्चे, मतदाता पहचान पत्र योजना पर होने वाले जो खर्चे हैं समान रूप से साझा किए जाते हैं, ठीक है। या फिर मान लो कि क्वेश्चन देता है तो उसमें क्या करता है, वो 60-40 का अनुपात दे देता है, 70-30 का अनुपात दे देता है, या फिर मान लो 50-50 का देता है तो वो तो ठीक ही है, ठीक है। या फिर कंप्लीटली वो बता देता है, तो वो कैसा रहता है, ध्यान रखना भाई इस बात का। कार्यपालिका का हस्तक्षेप वर्जित है इसमें, ठीक है। अपने कार्यों के निष्पादन में
चुनाव आयोग कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त रहता है। चुनाव आयोग की चुनावों के संचालन के चुनाव कार्यक्रम तय करता है, और चाहे आम चुनाव हो या उपचुनाव, ठीक है। उपचुनाव किनको बोलते हैं कि मान लो कि लोकसभा में इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन के दौरान मान लो कि किसी कारणवश कोई सीट खाली रह जाती है, या हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो सीट के लिए है वो किसी दूसरी सीट के लिए अपॉइंटमेंट हुआ हो, मान लो लोकसभा का सदस्य है और राष्ट्रपति बन चुका है, ठीक है, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए जो भी है मामला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसके लिए, तो उसमें क्या होता है, जो सीट खाली रह जाती है या कोई मृत्यु हो जाती है, कोई और कारण होता है, तो उस पक्ष में उस सीट के ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाई जाती है उसके बाद में, ठीक है। तो उसके लिए वो प्रावधान है, उसको उपचुनाव बोलते हैं, ठीक है। चुनाव आयोग के चुनाव के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, चाहे चुनाव हो या उपचुनाव, ठीक है। इसके अलावा मतदान केंद्रों के स्थान, मतदाताओं का मतदान केंद्रों पर आवंटन, मतगणना केंद्रों का स्थान, इसके अलावा मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों के अंदर आसपास की जाने वाली जो व्यवस्थाएं हैं और सभी संबंधित मामलों की आयोग ही तय करता है, ठीक है। राजनीतिक दल और आयोग कानून के तहत राजनीतिक दलों का चुनाव आयोग पंजीकरण होता है, ठीक है। आयोग नियमित अंतराल पर संगठनात्मक चुनाव करवाकर दलों के आंतरिक लोकतंत्र कामकाज को सुनिश्चित करता है। आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार जो आम चुनाव है उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत राजनीतिक दलों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाती है। मान्यता का आधार क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। आयोग अपने अर्ध न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जैसे मान्यता प्राप्त दलों को जो विखंडित गुटों के बीच विवादों का भी निपटारा कर लिया जाता है, ठीक है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित जो आदर्श आचार संहिता है इसका कड़ाई से पालन करके चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। इसके अलावा चुनाव आयोग के संचालन से संबंधित मामलों, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन और चुनाव संबंधी मामलों पर आयोग द्वारा क्या किया जाता है, प्रस्तावित नए उपायों के संबंध में राजनीतिक दलों के साथ समय समय पर जो परामर्श है वो करता है, ठीक है। सलाहकार क्षेत्राधिकार और अर्धन्यायिक कार्य संविधान के तहत आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के मौजूद सदस्यों की चुनाव के बाद अयोग्यता के मामलों में सलाहकारी अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। एडवाइजरी के राइट चुनाव में भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए व्यक्तियों के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के समक्ष आते हैं उन्हें आयोग को इस प्रश्न पर राय देने के लिए भेजा जाता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, यदि हाँ तो कितने समय के लिए। यदि इन मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति या जैसा भी मामला हो राज्यपाल पर बाध्यकारी होती है जिन्हें यह जो है प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। चुनाव आयोग को उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है जिससे कानून द्वारा निर्धारित समय और तरीके से चुनाव खर्चे का हिसाब प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा आयोग कानून के तहत अन्य अयोग्यताओं के साथ साथ ऐसी योग्यताओं की अवधि को हटाने कम करने का भी अधिकार है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा को पढ़ते हैं कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव समाप्त होने के बाद चुनाव याचिका के माध्यम से भारत के उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 329 के अनुसार एक बार चुनाव की वास्तविक प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद में, स्टार्ट हो जाने के बाद में जो न्यायपालिका है उसमें चुनाव के संचालन पर याचिकाओं पर क्या किया जाता है, विचार करके हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। एक बार चुनाव पूर्ण हो जाने और परिणाम घोषित हो जाने के बाद आयोग स्वयं किसी परिणाम की समीक्षा नहीं कर सकता। इसकी समीक्षा केवल चुनाव याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से की जा सकती है जिसे पार्लियामेंट और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित हाईकोर्ट के समक्ष दायर किया जा सकता है। ध्यान रखना भाई, केवल हाईकोर्ट का मामला है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव से संबंधित ऐसी याचिकाओं को केवल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर किया जा सकता है, ना कि हाईकोर्ट के अंदर। इस बात का ध्यान रखना, ये टर्म का ध्यान रखना भाई, ठीक है। खासकर मीडिया नीति, ठीक है। मीडिया नीति को एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा आयोग की मीडिया के लिए व्यापक नीति है। चुनाव आयोग के दौरान नियमित अंतराल पर आवश्यकता अनुसार अनेक अवसरों पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जनसंचार माध्यमों के लिए नियमित ब्रीफिंग आयोजित करता है, मतलब समय समय पर अपडेट देता है, जानकारी देता है। मीडिया प्रतिनिधियों को मतदान और मतगणना के वास्तविक संचालन पर रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान की जाती है और उन्हें आयोग द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण प्रपत्रों, मतलब फॉर्म के आधार पर जो लेटर्स है उनके आधार पर मतदान केंद्रों और जो मतगणना है केंद्रों में प्रवेश की अनुमति है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों मीडिया के
सदस्य शामिल होते हैं और आयोग सांख्यिकी रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को प्रकाशित करता है, मतलब जो डेटा फैक्ट है वो जारी करता है। सार्वजनिक डोमेन उपलब्ध है, ठीक है। मतदाता शिक्षा क्या है देखते हैं। व्यवस्थित जो मतदाता शिक्षा है और चुनाव में जो भागीदारी है, ठीक है, एक बहुहस्तक्षेप कार्यक्रम है, ध्यान रखना, वो यहाँ बहुहस्तक्षेप की जगह अलग डाल सकता है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षित करना है ताकि जागरूकता और भागीदारी बढ़ाई जा सके। इसके अलावा इनका उद्देश्य जो है मतदाता पंजीकरण और मतदान के माध्यम से चुनावी भागीदारी बढ़ाना, नैतिक और सूचित माध्यम से मतदान के संदर्भ में गुणात्मक भागीदारी, जो क्वालिटेटिव जो रोल है उसको बढ़ाना, और कंटिन्यू चुनावी और डेमोक्रेसी संबंधित जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग क्या है। भारतीय विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते 75 वर्षों से अधिक समय से प्रभावी, पारदर्शी और विश्वसनीय चुनाव आयोजित करने के अपने इतिहास के साथ विश्व स्तर पर भागीदारी, डेमोक्रेसी और चुनाव प्रशासन को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारतीय चुनाव आयोग विश्व चुनाव निकायों के संघ AWEP के संस्थापक सदस्य और पूर्व अध्यक्ष हैं, जिसमें विश्व भर के 119 चुनाव प्रबंधन निकाय शामिल हैं। यह एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ AAEA का संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष और दक्षिण एशिया चुनाव प्रबंधन निकायों के मंच का पूर्व अध्यक्ष। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। केवल भारत में रोल नहीं है, एशिया और ग्लोबल लेवल में भी है कि निकायों के मंच का पूर्व अध्यक्ष है ADMBASA के पूर्व अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान इंटरनेशनल IDEA, इसके संदर्भ में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और डिटेल भी। स्टॉकहोम और राष्ट्रमंडल चुनावी नेटवर्क CENA 2010 का सदस्य है। अभी वर्तमान 2026 के अंदर देखते हैं 25 से 26 में भारत का रोल रहा है इसमें, ठीक है। सदस्य वो है, अध्यक्षता करेंगे वो। ECI ने हमेशा लोकतांत्रिक देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता का समर्थन किया है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को लेके भाई, ठीक है, निरंतर सहयोग को बढ़ावा दिया है, एक दूसरे से सीखा है। चुनावी प्रबंधन और प्रशासन, चुनावी कानूनों, सुधारों, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अनुभव, ठीक है, और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया है ताकि विश्व स्तर पर डेमोक्रेसी को मजबूत किया जा सके, ठीक है। ECI ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 28 चुनावी प्रबंधन निकायों और 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अर्थात अंतर्राष्ट्रीय चुनाव प्रणाली फाउंडेशन और अंतर्राष्ट्रीय IDEA संयुक्त राष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता ज्ञापन अनुभव साझा करने के क्षमता निर्माण, तकनीकी सहयोग और आदान प्रदान, यात्राओं, अध्ययन अभियानों जैसे सहयोगी गतिविधियों के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं। 2 सितंबर 2019 को आयोजित ई-वेब की असाधारण कार्यकारी बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय में परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में ए-वेब का एक क्षेत्र केंद्र स्थापित किया, ध्यान रखना, जिसका नाम भारत ए-वेब केंद्र। ध्यान रखना भाई क्या है, ठीक है, यह इसका संबंध किससे है तो पूछ लेना या पता कर लेना, ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग से। इस केंद्र को ए-वेब सदस्यों के लिए, क्योंकि अगर मान लो कि ज्यादातर जो टर्मिनोलॉजी है वही पूछता है, वो पूछ लेता है कि भारत ए-वेब क्या है का संबंध किससे है, तो वो टर्म दे देता है इसे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डीपली जाके नहीं पूछता वो, ठीक है, किसी भी एग्जाम में देख लो ज्यादातर, और अंदर जाके पूछेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 2011 से चुनाव आयोग ने अपने प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों IIIDEM के माध्यम से 109 देशों के 69,362 चुनाव अधिकारियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया। आयोग ने फिजी, कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जिम्बाब्वे, श्रीलंका आदि देशों में चुनाव के लिए विशेषज्ञ और पर्यवेक्षक भी उपलब्ध कराए, ठीक है। नेपाल, भूटान, नामीबिया भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है इनका उपयोग कर रहे हैं। ध्यान रखना भाई, इधर केवल भारत में नहीं है, भारतीय चुनाव आयोग ने उन्हें आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान की है, इसका ध्यान रखना भाई खासकर, ठीक है। स्लाइड में नई पहलें क्या है, भारत ने हाल ही में कई नई पहलें की हैं। इनमें से उल्लेखनीय राजनीतिक दलों द्वारा प्रसारण टेलीकास्ट के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग की योजना, राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाना, इसके अलावा मतदाता सूचियों का कंप्यूटरीकरण करना, मतदाताओं को पहचान पत्र प्रदान करना, उम्मीदवारों द्वारा खातों के रखरखाव
और भरने की प्रक्रिया को सरल बनाना, चुनाव आयोग के दौरान प्रतियोगिताओं को समान, जो प्रतियोगी है उनको समान अवसर प्रदान करने के लिए आदर्श आचार संहिता के सख्त अनुपालन के लिए विभिन्न जो उपाय हैं वो करना। इसके अलावा चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाने के उद्देश्य से हाल ही में कुछ और पहले किए जिनका विवरण नीचे दिया गया है। देख लेते हैं क्या है, देख लेते हैं लंबित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों, ठीक है, उम्मीदवारों के विवरण प्रकाशित करने की आवश्यकता। ऐसे मामले, लंबित का मतलब है पेंडिंग, ठीक है, कि जो आपराधिक मामले जो पेंडिंग में है उनको लेके, ठीक है, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2020 के अपने आदेशों में दिए गए निर्देशों के अनुसार आयोग ने उचित विचार के बाद निर्देशन दिया गया कि वे सभी राजनीतिक दल और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो उम्मीदवार उनको चुनाव में उतारते हैं, चाहे उनके खिलाफ लंबित मामले हो या पूर्व दोष सिद्धि के मामले हो, संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी भावी चुनावों में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने निर्णय में दिए गए प्रत्येक निर्देश का कड़ाई से पालन करेंगे। अनुपस्थित मतदाताओं के लिए वैकल्पिक डाक मत पत्र की सुविधा की है। आप इतने पढ़ लीजिए केवल, ठीक है। चुनाव संचालन नियम 1961, जब भी आप चीज पढ़े और जब ये नियम आ जाता है तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि किससे संबंधित है, क्या प्रावधान इसमें। इसके नियम कौन सा है, 27A में दिनांक 22/10/2019 से 19/6/2020 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया है, ठीक है। इसमें अनुपस्थित मतदाताओं को डाक मत द्वारा क्या किया जाता है, विकल्प दिया जाता है, ठीक है। यदि कोई अवेलेबल नहीं है तो डाक मत पत्र द्वारा क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। आप देखते हैं ई वोटिंग वाला जो प्रावधान है वो भी कर दिया है, ठीक है। अनुपस्थित मतदाताओं को चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 27A के खंड आर में परिभाषित किया गया है, ठीक है। इसमें आवश्यकता सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति, कोविड-19 के संदिग्ध प्रभावित व्यक्तियों को शामिल किया गया। ध्यान रखना इसमें किन को शामिल किया गया, ठीक है। फिर चुनाव आयोग द्वारा गणतंत्र परिषद अधिनियम 1951, ठीक है, 51 की धारा 60C के तहत अधिसूचित किया गया है। जो आप देखते हैं लोक प्रतिनिधि अधिनियम है उनकी बात है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए भी एक प्रावधान लेकर आएंगे जिसके अंदर जितने भी टोटल पार्ट है उसके टोटल भाग है और उनके अंदर कौन कौन सी जो है 171 संशोधन करने के बाद में 171 के लगभग उसमें धाराएं हैं। तो जैसे पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर धारा फर्स्ट और सेकंड है, उसके अंदर क्या व्यवस्था है जिसमें उसमें परिभाषित किया गया है, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे, एक टॉपिक लेंगे उसके अंदर कंप्लीट कर देंगे उसको। तीसरा कौन सा है, नामांकन फॉर्म और शपथ पत्र में उम्मीदवारों द्वारा व्यक्तिगत विवरणों की ऑनलाइन प्रविष्टि का विकल्प दिया गया है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। कौन कौन सा है, शपथ पत्र फॉर्म नंबर 6, ठीक है, डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ने और नामांकन फॉर्म तथा शपथ पत्र 26 में जो त्रुटियां हैं उनको कम करने के लिए क्या किया गया, आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण ऑनलाइन दर्ज करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है। और यह सुविधा चुनाव आयोग के सुविधा पोर्टल आप देखते हैं suvidha.eci.government.in के माध्यम से दिया हुआ है। ध्यान रखना भाई, ठीक है। चुनाव लड़ने वाले आपराधिक पृष्ठभूमि, ठीक है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उनकी बात है, उम्मीदवारों का विवरण प्रकाशित करने की आवश्यकता, ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है। फिर है पर्यावरण के अनुकूल चुनाव। आप देखते हैं कि जैसे आयोग सभी राजनीतिक दलों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के हित को चुनाव को ध्यान में रखते हुए सामग्री, पोस्टर, बैनर आदि रूप में एकल उपयोग प्लास्टिक मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक की बात हुई है करने के लिए पर्याप्त कदम और जो है निर्देश दिए हैं, ठीक है। मतदाता सूची में नामांकन के लिए 4 पात्रता तिथियां, ध्यान रखना, मतदाता सूची में नामांकन के लिए 4 पात्रता तिथियां, मतदाता सूची में नामांकन के लिए 4 पात्रता तिथियां निर्धारित करने हेतु, ठीक है, कानून में संशोधन किया गया है। अब कोई भी नागरिक जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष का हो जाता है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, पहले 1 जनवरी से ही काउंटिंग होता था। मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपका 2 फरवरी को यदि जन्म आप इसमें वो 18 साल के होते हैं तो जो इसका फाइनल काउंटिंग है वो अगले साल की 1 तारीख को होगा, ठीक है। इसलिए मतलब वो पहले दर्ज नहीं माना जाएगा, 1 जनवरी से माना जाएगा अगले साल की, अगर 1 तारीख के बाद में हुआ है, ध्यान रखना। तो 1 जनवरी, अब 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष का हो जाता है, पहले 1 जनवरी था, ठीक है। तो वर्ष के किसी भी तिमाही के अंदर नामांकन के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है, पहले ऐसा नहीं था, ध्यान रखना। राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों का प्रचार करने
के लिए डीडी और AIR पर खाली समय दिया जाता है। क्या मामला देखते हैं थोड़ा सा। चुनाव आयोग ने 16 जनवरी 1998 को राजनीतिक दलों द्वारा सरकारी स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उपयोग के लिए एक योजना अधिसूचित की गई थी, जिसे RP अधिनियम 1951, ठीक है, जनप्रतिनिधि अधिनियम की बात है, कि धारा 39 के तहत संवैधानिक आधार प्राप्त है, जो डीडी और AIR पर निःशुल्क प्रदान करती है, ठीक है। हाल ही में चुनाव आयोग ने सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल समय वाउचर जारी, ध्यान रखना, का प्रावधान जोड़कर मौजूदा योजना संशोधन किया है। इस सुविधा के साथ राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान समय पर वाउचर प्राप्त कराने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग मुख्यमंत्री कार्यालय में शारीरिक रूप से भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। आप देखते हैं, जैसे देख लेते हैं कौन क्या है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, कौन कौन से हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 1950 से वर्तमान तक देख लेते हैं। श्री शिव कुमार सेन 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक कार्यकाल रहे हैं। श्री के सुंदरम 20 दिसंबर 1958 से 30 सितंबर 1967 तक। फिर तीसरे नंबर पर श्री SP सेन वर्मा 1 अक्टूबर 1967 से 30 सितंबर 1972। चौथा है डॉक्टर नागेंद्र सिंह 1 अक्टूबर 1972 6 फरवरी 1973 तक। श्री T स्वामीनाथन 7 फरवरी 1973 से 17 जून 1977 तक। श्री SL शंकर 18 जून 1977 से 17 जून 1982। फिर है श्री RK त्रिवेदी 18 जून 1982 से 31 दिसंबर 1985, ठीक है। फिर है श्री RVS पेरी शास्त्री 1 जनवरी 1986 से 25 नवंबर 1990। श्रीमती VS रमादेवी, अगर वो पूछ सकता है कि निर्वाचन आयोग में महिला भी थी तो ध्यान रखना भाई। श्रीमती VS रमादेवी 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990, क्योंकि गवर्नमेंट का जो आधार है, क्वेश्चन पूछने का जो बोर्ड का आधार है, वो महिलाओं को लेकर थोड़ा सा रुझान बढ़ा है, ठीक है, तो ध्यान रखिए। श्री TN सेशन 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996। श्री MS गिल 12 दिसंबर 1996 से 13 जून 2001। श्री JM लाइडो, ये है 14 जून 2001 से 7 फरवरी 2004 तक। श्री TS कृष्णमूर्ति 8 फरवरी 2004 से 15 मई 2005 तक। इनका राज्यसभा का सभापति है, कुछ इनमें भी नाम आता है, महासचिव में कुछ, ठीक है। अब क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। श्री BB टंडन 16 मई 2005 से 29 जून 2006। श्री N गोपाल स्वामी 30 जून 2006 से 20 अप्रैल 2009 तक। फिर श्री नवीन चावला 21 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010 तक। श्री SY कुरैशी 30 जुलाई 2010 से 10 जून 2012। श्री VS संपत 11 जून 2012 से 15 जनवरी 2015 तक। श्री HS ब्रह्मा 16 जनवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 तक। डॉक्टर नसीम जैदी ये 19 अप्रैल 2015 से 5 जुलाई 2017 तक। श्री अंचल कुमार ज्योति 6 जुलाई 2017 से 22 जनवरी 2018। श्री ओम प्रकाश रावत, ठीक है, 23 जनवरी 2018 से 1 दिसंबर 2018। फिर है श्री सुनील अरोड़ा 2 दिसंबर 2018 से 12 अप्रैल 2021 तक। श्री सुशील चंद्रा ये है 24वें नंबर पे 13 अप्रैल 2021 से 14 मई 2022। श्री राजीव कुमार 15 मई 2022 से 18 फरवरी 2025 तक। श्री ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी 2025 से वर्तमान तक, ये है भाई, ठीक है। और ठीक है, भारत एक लोकतंत्र होने के नाते मतदान और चुनाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन मतदान जैसे बड़े लोकतंत्रों में इन दो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें कुछ समस्याएं सांप्रदायिकता और राजनीतिक धनशक्ति, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा, राजनीतिक अपराधीकरण हो सकता है। इसलिए चुनावी सुधारों की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है और इस मामले में गठित कई समितियां इसमें शामिल है। कौन कौन सी है देख लेना, आप तो डायरेक्ट ध्यान रखना भाई कौन सी समिति किससे संबंधित है। तारकुंडे समिति 1974 में, ठीक है, चुनाव सुधार से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण समिति 1974 से, चुनाव सुधारों पर गोस्वामी समिति 1990 में। फिर है वोरा समिति 1993। फिर चुनाव के राज्य वित्त पोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। चुनाव कानूनों में सुधार पर विधि आयोग की रिपोर्ट 1999
और संविधान के कामकाज की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2021 कौन सा किससे संबंधित है, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। फिर है भारतीय निर्वाचन आयोग प्रस्तावित चुनावी सुधार 2004, जीवन रेड्डी समिति 2004, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2008, ठीक है। क्या क्या प्रावधान है देख लेते हैं इसमें। जयप्रकाश नारायण समिति, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने ईपीडब्ल्यू की एक समिति का नेतृत्व किया। डिकोस्टा, एजी नूरानी, आरडी देसाई, पीएच मावलकर, एमआर मसानी, वीएम तारकुंडे को चुनावी प्रक्रिया और चुनावी सुधार की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। ध्यान रखना इनका भी नाम साथ में, ठीक है। किसमें कौन सा मिलते मुख्य कुछ मानदंड थे। मुख्य चुनाव आयुक्त क्या थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन करना, 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का चुनाव करना, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। ध्यान रखना किससे संबंधित है ये जयप्रकाश नारायण समिति में मतदान की आयु 18 से घटाकर 18 वर्ष करना और टेलीविजन और रेडियो को एक स्वतंत्र जो निगम है इसके अधीन रखना चाहिए, ठीक है। फिर दिनेश गोस्वामी समिति क्या कहती है। 1990 में दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई। उनकी सिफारिशें क्या थी कि पुनर्मतदान का आदेश देना या आदेश रद्द करना केवल रिटर्निंग ऑफिसर की जो रिपोर्ट है पर नहीं होना चाहिए, बल्कि अन्य तरीकों से भी होना चाहिए। ध्यान रखना भाई इस चीज का। और साथ ही चुनाव आयोग को जांच एजेंसियों, अभियोजन एजेंसियों की नियुक्ति और विशेषज्ञ जो विशेष न्यायालय उनके गठन के लिए आवश्यक शक्तियां दी जानी चाहिए। दल बदल विरोधी कानून में संशोधन की आवश्यकता है ताकि अयोग्यता को केवल उन्हीं मापदंडों तक सीमित किया जा सके जब कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या जब वह पार्टी के निर्देशों, आदेशों या आदि के विपरीत मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है। यह अयोग्यता केवल विश्वास प्रस्ताव के संबंध में ही लागू हो। सदस्यों की अयोग्यता का प्रश्न संबंधित सदन के अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए। देखो क्या कह रहा है मतदान कि अगर सदन के अध्यक्ष के विपक्ष की बात की जा रही है तो इसका ध्यान रखना भाई, ठीक है। फिर बाद में मतदान, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, मतदान के तरीके में बदलाव किया जाना चाहिए और वर्तमान मतदान प्रणाली के बजाय अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली जो सूची है उस प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। हालांकि इस मामले पर विशेषज्ञों के बीच आगे चर्चा की जानी थी, ठीक है। 1981 की जनगणना के आधार पर नए सिरे से परिसीमन किया जाना चाहिए, ठीक है। 2001 का नहीं है, 2000 इसका 1981 की बात हुई। इसमें अनुसूचित जाति और मतलब एससी एसटी के आरक्षित सीटों को रोटेशन का प्रावधान होना चाहिए, ठीक है, कि अब की बार इसकी ऐसे किसी भी उम्मीदवार को दो से अधिक, ये कह रहा है 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा घटाकर 21 वर्ष और विधान परिषद के लिए 25 वर्ष कर दी जानी चाहिए। ध्यान रखना इसका। फिर छठा पॉइंट क्या है, गैर गंभीर उम्मीदवारों को हतोत्साहित करने के लिए लोकसभा के सुरक्षा जमा राशि बढ़ाकर 5,000 रुपए और विधानसभा के लिए 2,500 रुपए कर दी जानी चाहिए। यदि उम्मीदवार कुल वोटों का 1/4 भी प्राप्त करने में विफल रहता है तो यह राशि जब्त कर ली जानी चाहिए। नामांकन प्रस्तावों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। एक आदर्श आचार संहिता तैयार की जाए जिसमें सरकारी तंत्र, परिवहन, मीडिया, धन आदि के उपयोग पर संबंधित मुद्दे शामिल। हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे भाई इनको आगे ना। चुनाव के सिलसिले में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगानी चाहिए। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को चुनाव आयोग के परामर्श से चुनाव खर्चों पर समय समय पर संशोधन करने चाहिए। उपचुनाव कराने के लिए 6 महीने की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, ठीक है। जो कुछ इंपोर्टेंट, जैसे ये 6 महीने का है तो इसको इंपोर्टेंट कर लेना चाहिए वहां पर। ये पूरा डिटेल से नहीं लिखना होता है, कुछ पॉइंट लिख लेना चाहिए। भारत से बाहर तैनात सेना या अर्धसैनिक कर्मियों, राजनयिक और अन्य लोगों को प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति दी जानी चाहिए। चुनाव खर्चों के लेखांकन में व्यापक पुनर्गठन की आवश्यकता है। फिर बाद में चुनाव के खर्चों की निगरानी चुनाव आयोग द्वारा की जानी चाहिए और तदर्थ न्यायाधीशों जो एडॉक जो न्यायाधीश है उनकी सहायता से चुनावी विवादों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 12 पॉइंट क्या है, मतदान के दिन यांत्रिक रूप से चलने वाली वाहनों को चलाने का घातक हथियार और आग्नेयास्त्र ले जाने या शराब वितरित करने के दंड का प्रावधान होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं
मतदान में हेराफेरी और छेड़छाड़ को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना भाई, जो ईवीएम का प्रावधान है इसमें किया हुआ। जीवन रेड्डी समिति क्या कहती है कि न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने दुर्गामी चुनावी सुधारों का प्रस्ताव रखा है। मुख्य बातें क्या है कि आयोग ने लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल के दौरान राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की वकालत की। इन्होंने ध्यान रखना, पूर्ण प्रतिबंध की बात है। एक बार किसी सदस्य का किसी मान्यता प्राप्त पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हो जाने के बाद उसे सदन के भंग हो जाने तक या इस्तीफे या किसी अन्य कारण से अपना सदस्य समाप्त होने तक उस पार्टी में बने रहना चाहिए। आयोग ने पर्याप्त प्रतिनिधित्व की सिफारिश की है। चुनाव में गैर गंभीर व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से हतोत्साहित करने के लिए आयोग ने स्वतंत्र और गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के उम्मीदवारों की राशि में क्या करना चाहिए, जमा राशि में 10 गुना भारी वृद्धि की सिफारिश की जानी चाहिए। चुनाव ये क्या है कि राजनीतिक अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए आयोग ने सुझाव दिया क्या कि यदि किसी न्यायालय ने लोकसभा या लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो 1951 है में सूचीबद्ध जो अपराधों के संबंध में आरोप तय करने का आदेश दिया है, उस व्यक्ति को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछता है बैक टू बैक। फिर तारकुंडे समिति क्या कहती है, पढ़ते हैं। कि जो अगस्त 1974 में, ध्यान रखना डेट भी, जयप्रकाश नारायण ने सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की ओर से, ध्यान रखना इस बात का, से वी.एन. तारकुंडे, एम.आर. मसानी, पी.जी. मावलकर, जी.एस. नूरानी, आर.डी. देसाई और ई.पी.डब्ल्यू. डेकोस्टा की एक समिति नियुक्त की है। इसे तारकुंडा समिति के नाम से भी जाना जाता है। समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए और मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। भाई ध्यान रखना। 1990 के दशक में जो दिनेश गोस्वामी है कि अध्यक्षता में गठित गोस्वामी चुनाव सुधार समिति भारत की चुनाव समिति में सुधार लाने पर केंद्रीकृत चुनाव समिति है। इसकी सिफारिश का उद्देश्य धन और बहुबल के प्रभाव को कम करना है, चुनाव आयोग की सत्ता बढ़ाना और समग्र चुनावी तंत्र को सुधार करना। इतने ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, इतना बस ऊपर पढ़ लिया बहुत है। क्या है, चुनाव के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषित, फिर बाद में चुनाव आयोग की क्षमता, सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को रोकना और राजनीतिक दलों की जो रेगुलेशन उनकी बात हुई है, ये है। फिर वोरा समिति की बात कर लेते हैं। 1993 में भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन गृह सचिव थे एन वोरा ने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों और राजनेताओं नौकरशाहों के बीच सांठगांठ जो नेक्सस है उसकी जांच करना था। और समिति ने पाया कि एक समानांतर चलाने वाले सरकार जो है उसके आपराधिक जो नेटवर्क है वो जो मौजूद था, इससे नेताओं और अधिकारियों द्वारा संरक्षण प्राप्त था। सिफारिशों की लेकिन रिपोर्ट पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं की गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसे सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। भाई ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मुख्य बिंदु क्या देख लेते हैं। गठन इसका 1993 में और मुंबई बम धमाकों के बाद खुफिया एजेंसियों, ठीक है, की रिपोर्टों के आधार पर बनाई गई थी। अध्यक्ष कौन थे, एन वोरा, तत्कालीन गृह सचिव। उद्देश्य राजनीति में अपराधियों को बढ़ते प्रभाव उनको गठजोड़ के लिए जांच करना। निष्कर्ष क्या है इसमें, वही चीज है, ठीक है। सिफारिश नोडल एजेंसी बनाने की सिफारिश की गई और निगरानी के लिए रिपोर्ट की स्थिति, ठीक है, सार्वजनिक करने की बात हुई थी लेकिन नहीं हुई, ठीक है। ये यहां पर कंप्लीट होता है हमारा, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। इसमें ये देखिए, इसमें क्वेश्चन है कंप्लीट। नहीं तो मैं फास्टली काम करता हूं, क्वेश्चन करवा देता हूं ना। चलो ठीक है, ये कंप्लीट कर देते हैं इसको। क्वेश्चन भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ते हैं। पहला ध्यान रखना भाई, फास्टली है ना। फरवरी 2025 में भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, ठीक है। तो ये है ज्ञानेश कुमार। 19 फरवरी 2025 को पदभार ग्रहण किया, ध्यान रखना इस बात का। फिर है निर्वाचन आयोग ने 2026 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2026 पर किस राज्य के 2025 के विधानसभा चुनाव पर एक विशेष पुस्तक जारी की है। तो है बिहार। पुस्तक का नाम चुनाव का पर्व बिहार का गर्व, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। फिर है तीसरा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में शुरू
हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2025-26 के तहत मतदाता सूची में नाम को किस तिथि के संदर्भ में अहम माना है? ठीक है, तो ये है 1 जनवरी 2026 को। ठीक है, फिर है निर्वाचन आयोग ने 2025-26 के किस राज्य में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सबसे अधिक विलोपन पर जो दर है लगभग 18.7 दर्ज की है? तो ये उत्तर प्रदेश 2,89,00,000 नाम हटाए गए, ध्यान रखना भाई। ठीक है, फिर है जनवरी 2026 5वां क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में भारत मंडप में। ठीक है, यह 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2026 के अवसर पर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रकाशन का क्या नाम है? तो यह है 2025 ए ईयर ऑफ इनिशिएटिव एंड इनोवेशंस, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ये इसमें आंसर सी। फिर है IICDEM 2026 के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबंधन निकायों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म किया है? तो ECI NET डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, अक्टूबर नवंबर 2025 के दौरान निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को किस प्रकार के मतदाताओं की दोबारा जांच के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं? तो यह मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित डी द ए मतदाता। ठीक है, ये इसमें आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण नवंबर 2025 में लगभग कितना प्रतिशत मतदान जो है दर्ज किया गया? तो यह 64.66% ऐतिहासिक मतदान है, ये ध्यान रखना इस बात का। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है? निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स द्वारा घर घर जाकर सत्यापन किया गया? तो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर। ठीक है, 12 जनवरी। जब आप देखो तो इसमें जो स्टेट है आप वो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आप अपने हिसाब से गूगल पे जाकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि जनवरी 2025 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में पहले चरण में विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी? तो दिल्ली के अंदर। ठीक है, फरवरी 2025 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए मतदाता साक्षरता अभियान 2025 की थीम क्या है? तो कोई मतदाता पीछे ना छूटे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, मार्च 2025 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एआई आधारित किस ऐप को फर्जी खबरों फेक न्यूज को रोकने के लिए लॉन्च किया है? तो यह है सी विजिल। ठीक है, उन्नत संस्करण है, ध्यान रखना। फिर है अप्रैल 2025 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ मिलकर मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के साथ में। फिर है मई 2025 में चुनाव आयोग ने 18 से 19 वर्ष के युवाओं को लुभाने के लिए किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया? तो शुभमन गिल। ठीक है, शुभमन गिल है। ठीक है, जो क्रिकेट से संबंधित। जून 2025 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य डिजिटल मतदान में शीर्ष रहा है? तो ये तेलंगाना है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17, अगस्त 2025 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण 2025 के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो यह है voter.eci.government.in, ध्यान रखना इस बात का। फिर अक्टूबर 2025 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस देश के चुनाव आयोग के साथ तकनीकी सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? तो यह है मॉरिशस। ठीक है, नवंबर 2025 में ECI ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदान केंद्रों पर दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कौन सा ऐप अनिवार्य किया है? तो सक्षम ऐप है, ध्यान रखना। फिर दिसंबर 2025 में 2026 के चुनाव की तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मतदाता सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि IICDEM 2026 में ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म नोट किया। यह प्रेस का द्वारा है। ठीक है, पढ़ते इसमें क्या है, डिटेल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आज भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन
IICDEM 2026 में लॉन्च किया गया है। 3 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडप में हो रहा है। पहला पॉइंट तो ध्यान रखना। फिर आगे पढ़ते हैं ECI नेट की अभिकल्पना। ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी के साथ की थी और इसे विकसित डेवलप कर लिए जाने की घोषणा 2025 में चुनाव संबंधी सभी जानकारी और सहायता के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर समाधान वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर की गई है। ECI नेट विश्व का सबसे बड़ा चुनावी सेवा प्लेटफॉर्म है। ध्यान रखना इस बात का। जो भारत निर्वाचन आयोग के 40 से भी अधिक ऐप्स और पोर्टल्स को एकीकृत इंटीग्रेट करने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सभी चुनावी सेवाओं को एक महज अनुभव सेमलेस एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए एक साथ लाता है। ठीक है, भारत में चुनाव के लिए कानूनी ढांचा लीगल जो फ्रेमवर्क है उसके अनुसार अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफॉर्म भारतीय संविधान, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 और 51 के निर्वाचक रजिस्ट्रेशन नियम 1960 के निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 की पूरी तरह से पालन करते हुए विकसित किया गया है। ECI नेट नागरिकों, उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, चुनाव पदाधिकारियों को जोड़ता है। ठीक है, मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची में सर्च करने, अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करने, अपने उम्मीदवारों को जानने, चुनाव अधिकारियों से जुड़ने, BLO के साथ कॉल बुक करने, इसके अलावा EPIC डाउनलोड करने, इसके अलावा मतदान के रुझान जो पोलिंग ट्रेंडर्स है जानने तथा मतदाता कार्ड संबंधी शिकायत जैसी अनेक जरूरी सेवाओं को एक ही सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर लाता है। फिर है छठा पॉइंट क्या है, इसके बीटा वर्जन के वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाता सूचियों की शुद्धता के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान सफल प्रायोगिक शुरुआत की गई और जिसे निर्वाचन आयोग बेहतर नागरिक केंद्रित चुनावी सेवाएं दे सका। और लॉन्च से पहले ध्यान रखना इस प्लेटफॉर्म को अंतिम रूप देने के लिए इसे नेट ऐप के जरिए नागरिकों को सुझाव भी मांगे गए। फिर क्या अगला पॉइंट, बीटा रिलीज के बाद इसे नेट ने 10 करोड़ से अधिक पंजीकरण प्लेटफॉर्म जो पंजीकरण फॉर्म है वो प्रोसेस किए, यानी हर दिन औसत 2.7 लाख फॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर 11 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी पंजीकृत है। SI के दौरान अब तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए 150 करोड़ से अधिक दस्तावेजों को डिजिटलाइज किया गया है। और ECI नेट ने क्या किया, DEO ECI के पदाधिकारियों को लगातार ट्रैकिंग और समय पर हस्तक्षेप करने के लिए मॉनिटरिंग का एक सहज निर्बाध प्लेटफॉर्म तंत्र दिया है। ठीक है, फिर 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल आइडिया IDEA। ठीक है, IDEA ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, हमने चर्चा की के संदर्भ में दिसंबर 2025 की खबरों के अनुसार कौन सा देश इस संस्था की चेयरशिप ग्रहण करने के लिए है, तो भारत है। इस बात का ध्यान रखना। व्याख्या क्या है, PIB के अनुसार जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसके अनुसार दिसंबर 2025 के अपडेट के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उस समय के नियुक्त पदाधिकारी भारत की ओर से 3 दिसंबर 2025 के स्टॉकहोम, ध्यान रखना 3 दिसंबर 2025 को स्टॉकहोम स्वीडन में इंटरनेशनल आइडिया की जो IDEA है की अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। यह भारतीय चुनाव प्रबंधन और लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक बड़ी मान्यता है। फिर है 22 द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल IDEA के डेमोक्रेसी ट्रैकर में भारत के बारे में क्या कहा गया है, तो ये आंसर है इसमें कि भारत ने इलेक्टेड गवर्नमेंट में शीर्ष 25% में स्थान बनाया है, लेकिन अन्य मापदंडों में चुनौती दी है। देखो कौन सा क्वेश्चन है ये, इसमें है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, एक सेकंड, 22, हाँ इसको पढ़ते हैं। आंसर पढ़ लेते हैं इसमें सी आंसर क्या है कि भारत ने चुनी हुई सरकार में सिर्फ 25% देशों में स्थान बनाया है, लेकिन अन्य मापदंडों में चुनौती है। ठीक है, डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत ने वही है जो हमने पढ़ा है। ठीक है, इंटरनेशनल आइडिया IDEA
2025 के आईटी रिपोर्टों के अनुसार भारत के चुनी हुई सरकारी मामलों में बेहतर प्रदर्शन किया है, टॉप ये 25%। हालांकि रिपोर्ट में न्याय तक पहुंच, नागरिक जुड़ाव और न्यायिक स्वतंत्रता में कुछ गिरावट का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसे समग्र रूप से लोकतांत्रिक तंत्र के तहत डेमोक्रेसी ट्रैकर देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि 2025 में इंटरनेशनल आईडीईए की सदस्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये है इंटरनेशनल आईडीईए के सदस्यों में कुल पंजीकृत मतदाताओं की सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारत की है। ठीक है भाई, इंटरनेशनल आईडीईए के सदस्यों में कुल पंजीकृत मतदाताओं की सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारत की है। पढ़ते हैं, भारत इंटरनेशनल आईडीईए का एक संस्थापक सदस्य, ये ध्यान रखना, संस्थापक सदस्य का, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर। और 2025 में भारत के लगभग 991 मिलियन 99.1 करोड़ 99.1 करोड़ पंजीकृत मतदाता है, जो कुल सदस्य देशों के मतदाताओं का 44.5% से अधिक है। इंटरनेशनल आईडीईए की 2025 की रिपोर्ट में लोकतंत्र पर प्रवास के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। क्वेश्चन है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका सबसे बड़ा महत्व क्या है? तो इसका सबसे बड़ा महत्व क्या है कि दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करता है। ठीक है, ये है। पढ़ते हैं 2025 की रिपोर्ट डेमोक्रेसी ऑन द मूव इस बात पर चर्चा करती है, ध्यान रखना रिपोर्ट, कि कैसे प्रवासी नागरिकों के लिए मतदान के तरीके आउट ऑफ कंट्री वोटिंग लोकतांत्रिक लचीलेपन को बढ़ावा दे सकता है और भारत के लिए विशाल प्रवासी आबादी के लिए मतदान प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि 2025 की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल आईडीईए ने किस प्रमुख मुद्दे पर वैश्विक गिरावट है वो दर्ज की है, भारत के लिए एक चिंता का विषय है। तो ये कौन सा है? प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता और चुनावी अखंडता, ध्यान रखना इस बात का। द ग्लोबल स्टेट ऑफ द डेमोक्रेसी 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में लगातार 9वां वर्ष है जब वैश्विक लोकतांत्रिक प्रदर्शन में गिरावट आई है, ध्यान रखना, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता और चुनावी अखंडता पर अभूतपूर्व वैश्विक गिरावट देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी ऑफ इलेक्टोरल असिस्टेंट आईडीईए, ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म का भी ध्यान रखना, ठीक है, कि अध्यक्षता ग्रहण की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये क्या है? पहला तो यह भारत 2026 के लिए संस्था की अध्यक्षता करेगा और इसके 30 साल के इतिहास में पहली बार है। ये सही है, एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्टॉकहोम में अध्यक्षता पद ग्रहण किया है, ध्यान रखना। देखो, 2 भारतीय संस्था का संस्थापक सदस्य नहीं है, यह तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। अब 3 जहां है उसको एलिमिनेट कर दो। देखो 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें, तीनों को एलिमिनेट किया। मुझे नहीं पता कि इसमें वैसा है, सही है कि नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि सही है, लेकिन मुझे आप जब किसी भी क्वेश्चन को करो तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, मैं एग्जांपल दे देता हूं उस क्वेश्चन के माध्यम से। आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, जब आप भी कभी भी पढ़ो तो आप देखिए ये बोल रहे हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ो तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आप पता कर लो कि आपको कोई एक स्टेटमेंट जो आपको सही 100% पक्का पता है कि ये सही है और एक ऐसा स्टेटमेंट जो पक्का 100% गलत है। हमने इसे पढ़ा इसलिए कहा कि भारतीय संस्था का जो फाउंडर संस्थापक नहीं है इसने कहा, लेकिन हमने ऊपर क्या पढ़ा कि ये संस्थापक सदस्य है, इसका मतलब ये गलत हो गया, तीसरा पहला। फिर इसने कहा कि ये स्टॉकहोम 30 इतिहास में पहली बार है, ये सही है स्टेटमेंट। और अगर मुझे ये भी नहीं पता है तो मैं एक काम करता हूं, मुझे केवल एक स्टेटमेंट का पता है कि ये सही है कि गलत, ठीक है। ये देखिए मैंने जैसे इसको नहीं है, ठीक है, मैंने तीसरे स्टेटमेंट को जैसे कट किया, आंसर ऑटोमेटिक निकल गया। मुझे नहीं पता वो 30 साल है 25 साल है क्या, लेकिन मुझे किसी एक का तो सही था, ठीक है। और अगर एक को सही करता हूं तो इसमें देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है। अगर दूसरा मेरा सही है तो फिर दूसरा इसके अंदर नहीं है, ये एलिमिनेट होता है। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड के द्वारा क्या होता है, तो नॉलेज बेस प्लस जो एलिमिनेशन मेथड है दोनों के द्वारा क्वेश्चन सोल्व होता है, ठीक है। कंप्लीट नहीं होता भाई, इस प्रैक्टिस को करना पड़ता है बैक एग्जाम टाइम से, ठीक। पढ़ते हैं इसमें, भारत ने 3 दिसंबर 2025 को स्टॉकहोम में 2026 के लिए इंटरनेशनल आईडीईए की अध्यक्षता ग्रहण की है, ध्यान रखना डेट का भी। इलेक्शन ये है, ईसीई ज्ञानेश कुमार ने यह पद संभाला है और भारत 1995 में इसकी स्थापना के समय से ही इसके संस्थापक सदस्य तय। स्थापना कब है और संस्थापक सदस्य ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और 30 साल का भी ध्यान रखना। फिर है 27वां क्वेश्चन क्या है कि भारत के इंटरनेशनल आईडीईए की अध्यक्षता 2026 का प्रमुख विषय क्या है, तो इस बात का ध्यान रखना, एक समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीलापन, टिकाऊ
और विश्व के लिए लोकतंत्र, डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव पीसफुल रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये इसका विषय ध्यान रखना है। भारत का विजन, लोकतंत्र के भविष्य के लिए पुनर्कल्पना, ठीक है, रिमेनिंग डेमोक्रेसी और चुनाव प्रबंधन निकायों ईएमबीएस की स्वतंत्रता और व्यवसायिकता को मजबूत करना पर केंद्रित है, जिसका समग्र उद्देश्य समावेशी और लचीले लोकतंत्र का निर्माण करना। देख लेना एक बार, क्वेश्चन भी देख लेना, पूछ लेता थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, इंटरनेशनल आईडीईए के संदर्भ में भारत में 2026 की चेयरशिप के दो मुख्य स्तंभ, टू कोर पिलर्स कौन से हैं? टू कोर जो पिलर है उसकी बात है, तो कौन सा है इसमें? तो ये है भविष्य के लिए, इसमें दो है, सी ऑप्शन है। इसमें पहला कौन सा है? भविष्य के लिए लोकतंत्र की पुनर्कल्पना, एआई विविधता, और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें सी में कि मजबूत स्वतंत्र और पेशेवर चुनाव प्रबंधन निकाय, ठीक है। ये राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र इसकी तो बात ही नहीं, तो इसको एलिमिनेट कैसे कर देते हैं? फिर ये कह रहे हैं ईवीएम सुरक्षा, चुनाव चंदा कानून, इसकी बात ही नहीं हुई है, हम तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। ये मतदान प्रतिशत बढ़ाना, ये बात ही नहीं है कि हिंसा कम करना, हो सकता है लेकिन मतदान प्रतिशत जो बढ़ाना है इसकी बात नहीं हुई है, ये तो भविष्य के लिए डेमोक्रेसी की बात हुई है। आप इसके टर्म को पढ़ लीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, डेमोक्रेसी को बढ़ा रहा है, तो ये डेमोक्रेसी का आधार है, ठीक है। इसलिए भविष्य के लिए लोकतंत्र की पुनर्कल्पना, ठीक है, और मजबूत एआई विविधता, डाइवर्सिटी, ठीक है, और मजबूत लोकतंत्र और पेशेवर चुनाव प्रबंधन निकाय, ठीक है। व्याख्या क्या है? भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान एआई के उपयोग, विविधता, डाइवर्सिटी, स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी और चुनाव प्रबंधन निकायों ईएमबीएस की क्षमता निर्माण पर जोर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि जून 2025 में इंटरनेशनल आईडीईए की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी में भारत की अपनी किस प्रमुख लोकतांत्रिक विशेषता को वैश्विक स्तर पर उजागर किया है? देख लीजिए, इसमें यह है कि 970 मिलियन मतलब 97 करोड़ से अधिक मतदाताओं के एक साथ दुनिया की सबसे बड़ी और समावेशी चुनाव प्रक्रिया करवाकर, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। पढ़ते हैं, भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया? 2024 के चुनाव में अपनी भागीदारी, पारदर्शिता, ईवीएम, वीवीपैट, इसको पढ़ेंगे डिटेल से ना, उपयोग, एसवीईपी कार्यक्रम के माध्यम से समावेशी मतदान को प्रमुखता देना। ये आप देख सकते हैं, जब भी ऐसे टर्म आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत रूप से जाइए और वहां उसको या तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको जाकर डिटेल से देख लीजिए क्या प्रोसेस है इसकी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है वो भी पूछ लेता कभी कभी। इंटरनेशनल आईडीईए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 32, 1995 में स्थापित में 35 सदस्य देशों के साथ कौन से दो प्रमुख, 1995 के अंदर 35 देशों की बात हुई है, 8% में कितने आप जाकर चेक लेना, के साथ कौन से दो प्रमुख देश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है? ध्यान रखना इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, ठीक है, ये था। ठीक है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो चाइना और रूस, ये तो साम्यवादी कंट्रियों की बात का उदाहरण में बात करते हैं, ठीक है। और बात कब कर रहे हैं? 1995 की, ठीक है। ये ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, तो ये मामला नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। इंटरनेशनल आईडीईए एक अंतर सरकारी संगठन, ये भी ध्यान रखना कि अंतर सरकारी संगठन है भाई, ध्यान रखना। 35 सदस्य देश के अलावा अमेरिका और राष्ट्र, ये जापान, इसके प्रमुख पर्यवेक्षक थे सुपरविजन वाले, जो वैश्विक लोकतंत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या है इसका देख लेते हैं। 2025-26 कॉन्टेक्स्ट 2025-26 के लिए मुख्य बात क्या है? भारत का इंटरनेशनल आईडीईए का अध्यक्ष बनना। 3 दिसंबर 2025 को भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। यह भारत के 2024 के सफल लोकसभा चुनाव और चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्य क्षमता, 1993 मिलियन मतदाता, भाई आगे पीछे हो सकता है, ध्यान रखना कि वैश्विक मान्यता है, ठीक है। फोकस, अब भारत का ध्यान ग्लोबल साउथ विकासशील देशों की ओर है ताकि वे अपने चुनाव को अधिक तकनीकी और पारदर्शी बना सके। ये हमारा यहाँ पर टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसा कि ये वीडियो थोड़ा सा 1 घंटे से ज्यादा, 1 घंटे और 10 मिनट के लगभग हो रहा है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा ईवीएम, वीवीपैट और जो और अवधारणाएं निर्वाचन आयोग से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं एक वीडियो के अंदर लेकर आऊंगा, जिसके अंदर आपकी सारी चीजें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर जो आप देखते हैं आदर्श आचार संहिता है, इसके अंदर कई ऐसे पेचीदा जो मामले हैं वो है, तो आप देख सकते हैं, वो सारे मैं टर्म लेके आऊंगा, या तो क्वेश्चन फॉर्मेट में कर दूंगा या फिर डायरेक्ट जो स्लाइड है उसके आधार पर। तो ये वीडियो बड़ा बन गया, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन भी हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए बड़े। करंट अफेयर से मैंने बेसिक क्वेश्चन इसमें नहीं दिए, ठीक है।
तो इस हिसाब से, और आपको अगर प्रैक्टिस करनी है और तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो इंटर IAS अकेडमी है इसकी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं और दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।